हर सफर की शुरुआत एक उम्मीद से होती है। एक मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद, अपनों से मिलने की उम्मीद, एक नए दिन, एक नई शुरुआत की उम्मीद। जून 2025 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट पर भी माहौल कुछ ऐसा ही था। हवा में एक्साइटमेंट थी, गर्मियों की छुट्टियां, जरूरी काम, घर वापसी। हर मुसाफिर की एक कहानी थी, एक मंजिल थी और उनकी मंजिल तक ले जाने के लिए खड़ा था एयर इंडिया का सबसे एडवांस, सबसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट में से एक, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। एक ऐसा जहाज जिसे एविएशन टेक्नोलॉजी का एक फ्यूचर माना जाता था। सेफ, एफिशिएंट और बेहद कंफर्टेबल। इस प्लेन में 260 लोग सवार थे, जिसमें से पायलट्स, कैबिन क्रू और 248 पैसेंजर्स। सभी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे, सीट बेल्ट बंध चुकी थी और टेक ऑफ के लिए बिल्कुल तैयार थे। सब कुछ नॉर्मल, बिल्कुल वैसा ही जैसे हजारों फ्लाइट्स में हर रोज हुआ करता था। प्लेन ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया और कुछ ही पलों में हवा में था। टेक ऑफ सक्सेसफुल, लेकिन अगले पल सब कुछ बदल गया। टेक ऑफ के ठीक 3 सेकंड्स बाद एयर इंडिया 171 अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ने के बाद कुछ ही सेकंड में क्रैश हो गया और इस हादसे में 260 जिंदगियां खत्म हो गई। ये हादसा सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं था, ये एक ऐसी पहेली थी कि पूरी दुनिया की एविएशन एक्सपर्ट्स को चौंका दी। लेकिन क्योंकि ये हादसा हुआ था बोइंग के 787 ड्रीम लाइनर के साथ। पहले आपको ये समझना होगा कि ड्रीम लाइनर 787 कोई आम प्लेन नहीं। पिछले 14 सालों में ये प्लेन पूरी दुनिया में ना लाखों उड़ाने भर चुका था। इसका सेफ्टी रिकॉर्ड फ्लॉलेस था, एकदम परफेक्ट था। इन 14 साल के इतिहास 787 के साथ एक भी फैटल एक्सीडेंट नहीं हुआ था। ये एक्सीडेंट पहला था। एक स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन, द अनक्रैशेबल के बेहद करीब माना जाता था। आखिर वो क्रैश कैसे हो? और यहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा राज और सबसे गहरा राज शुरू होता है। इन्वेस्टिगेशन प्रीलिमिनरी फाइंडिंग्स ने एक ऐसी चीज सामने रखी जिस पर विश्वास करना लगभग नामुमकिन। हादसे की वजह थी दोनों इंजन्स का एक साथ ही बंद हो जाना। आप सोचिए, एक जेट इंजन एक कॉम्प्लेक्स और इंडिपेंडेंट मशीन होती है। यहाँ पे एक इंजन का फेल होना रेयर होता है, पर दोनों का एक ही वक्त पर, और वो भी टेक ऑफ के ठीक 3 सेकंड्स बाद, जबकि उस टाइम पर उन पर सबसे ज्यादा लोड होता है। ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। इसका चांसेस आर एस्ट्रोनॉमिकली लो। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो आखिर हुआ क्या था उस दिन? इस वीडियो का मकसद इसी सच को परत दर परत खोलना है। हम इस हादसे से हर जुड़ी कड़ी को खोजेंगे। हम आई विटनेस यानी चश्मदीद गवाहों को फिर से सुनेंगे, जिन्होंने आखिरी पलों में उस डूबते प्लेन को देखा था। हम कॉकपिट के पायलट के आखिरी शब्दों को समझने की भी कोशिश करेंगे। फ्लाइट डाटा के रिकॉर्डर से हजारों पैरामीटर्स को एनालाइज करके उस 3 सेकंड के सच को ढूंढेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, हम इस मिस्ट्री के सेंटर में बैठे उस सवाल का जवाब तलाशें। दोनों इंजन्स के फ्यूल की सप्लाई एक ही वक्त पर
कैसे कट गई? क्या ये कैटास्ट्रोफिक मैकेनिकल फेलियर था? क्या ये प्लेन के डिजाइन में ही कोई छिपी हुई खराबी, या इसके पीछे कोई और वजह? हमारा मकसद यहाँ 3 गुना है। पहला, उस दिन जो भी कुछ हुआ उसके सीक्वेंस को साफ साफ आपके सामने रखना। दूसरा, इस हादसे से जुड़े अलग अलग थ्योरीज को इवेल्युएट करना, क्या सच है और क्या अफवाह। और तीसरा और सबसे जरूरी, इस भयंकर हादसे से वो सबक सीखना जिससे फ्यूचर में आने वाले कल में ऐसी ट्रेजेडीज को होने से रोका जा सके। तो चलिए उस सफर पे निकलते हैं, उस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं, उस सवाल के जवाब ढूंढने जो 260 परिवारों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गया। टेक ऑफ के ठीक 3 सेकंड बाद एयर इंडिया 171 के इन दोनों इंजन्स एक साथ खामोश क्यों? अब हमें उस दिन के टाइमलाइन में गहरा उतरना होगा। हम सेकंड बाय सेकंड उस सीक्वेंस को जोड़ेंगे जो एयर इंडिया 171 के आखिरी सफर को बयान करती है। समय था दोपहर के 1:37 और ठीक 33 सेकंड्स पर अहमदाबाद के कंट्रोल टावर से फ्लाइट 171 को रनवे 23 से टेक ऑफ के लिए क्लियरेंस मिलता है। मौसम एकदम साफ था, हल्की हवा और विजिबिलिटी भी एकदम क्लियर थी। पायलट्स के लिए इससे अच्छी कंडीशन शायद नहीं हो सकती थी। एवरीथिंग वाज परफेक्ट फॉर फ्लाइट। ये था VT-ANB, ये 15 साल पुराना लेकिन बखूबी मेंटेन बोइंग 787 ड्रीम लाइनर। इसने 41,000 से भी ज्यादा घंटे हवा में बिताए हैं। ये एक रिलायबल और टाइम टेस्टेड मशीन थी। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिटेल है, हादसे से ठीक 3 महीने पहले ही इस प्लेन में 2 बिल्कुल नए जनरल इलेक्ट्रिक के GEnx के इंजन्स डाले गए, जिसे आप टेक्नोलॉजी के 2 अनमोल रत्न भी कह सकते हैं। क्या ये डिटेल आगे चलकर इस कहानी की सबसे बड़ी कड़ी बनेगी? इसे जरूर से याद रखिएगा। और इस मशीन को उड़ाने की जिम्मेदारी थी 2 बेहद काबिल पायलट्स के हाथों में। और कॉकपिट की कमांड सीट पर थे 56 साल के पायलट सुमित सबरवाल, एक बेहद ही अनुभवी पायलट जिनके पास 15,600 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, जिसमें से 8,500 घंटे इसी 787 ड्रीम लाइनर पर बिताए थे। वो इस प्लेन को अपनी हथेली की तरह जानते थे। उनका साथ दे रहे थे 32 साल के फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर, यंग पर अपने काम में 34,000 से ज्यादा फ्लाइंग, जिसमें से 1100 घंटे इन्हीं 787 ड्रीम लाइनर पर। इस क्रू में एक्सपीरियंस और यूथ का परफेक्ट बैलेंस था। आप इसे किसी भी एंगल से देखो, ये एक सपनों की टीम है। टेक ऑफ रोल शुरू हुआ। इस प्लेन को फर्स्ट ऑफिसर कुंदर उड़ा रहे और कैप्टन शेहरावत उन्हें मॉनिटर कर, जो कि ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। प्लेन 155 नॉट्स की स्पीड्स पर पहुंचता है। ये है V1 द डिसीजन स्पीड। इस स्पीड के बाद टेक ऑफ के बाद प्लेन को रोकने का कोई ऑप्शन नहीं होता, प्लेन को उड़ना ही हो। और ठीक 4 सेकंड बाद फ्लाइट 171 जमीन को छोड़कर हवा में उड़ परफेक्ट लिफ्ट ऑफ। प्लेन तेजी से ऊपर उड़ रहा है, 400 फीट, 500 फीट, 600 फीट, 625 फीट, और इसी एल्टीट्यूड पर इतिहास बदल गया। और अचानक बिना किसी वार्निंग फ्लाइट के दोनों इंजन काम करना बंद कर दिया। दोनों इंजन में से जैसे किसी ने जान खींच ली हो। इन्वेस्टिगेटर्स को इस क्यों का जवाब ब्लैक बॉक्स में मिला। कॉकपिट वॉइस ने कंफर्म किया कि टेक ऑफ के ठीक 3 सेकंड बाद 3 सेकंड बाद प्लेन के दोनों फ्यूल स्विचेस कंट्रोल को ना रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में डाल दिया गया। अब ये समझना बेहद जरूरी है कि ये स्विचेस कोई आम स्विचेस नहीं है जिसे आप गलती से दबा दें। इन स्विचेस के ऊपर एक सेफ्टी कार्ड और एक ब्रैकेट लगा होता है। इस कट ऑफ स्विच को ऑन करने से पहले उस सेफ्टी गार्ड को ऊपर उठाना पड़ता है।
और फिर जानबूझकर उस स्विच को नीचे करना पड़ता है। इट्स अ डेलिब्रेट टू स्टेप एक्शन। और CVR के अकॉर्डिंग पहले लेफ्ट और फिर उसके बाद ठीक 1 सेकंड बाद राइट स्विच को कट ऑफ किया गया। और सबसे हैरान करने वाली बात, कॉकपिट में बैठे दोनों पायलट्स, ना ही कैप्टन सबरवाल ना ही फर्स्ट कैप्टन ऑफिसर कुंदर, किसी ने भी इस एक्शन को एक्नॉलेज नहीं किया। CVR पर Why did you cut off? I did not do so. इसके बारे में एक लफ्ज नहीं, एक अनजान खामोशी। फिर दोपहर के 1:48 और 42 सेकंड्स पर जैसे ही दोनों इंजन्स खामोश हुए, प्लेन के सर्वाइवल इंजन्स जाग उठे। रैम एयर टरबाइन यानी कि रैट ऑटोमेटिकली ये डिप्लॉय हो गया। ये एक छोटा सा पंखा होता है जो हवा के जोर से फ्लाइट को जरूरी फ्लाइट कंट्रोल और फ्लाइट में इमरजेंसी पावर देता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो बस इतना समझ लो कि प्लेन खुद जिंदा रहने के लिए लड़ रहा था और पायलट्स ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और फिर उन्हें समझ आ गया कि क्या हुआ है। पायलट्स के द्वारा दोपहर के 1:38 और 52 सेकंड्स पर इंजन फर्स्ट का स्विच दोबारा रन पर किया गया और फिर तुरंत उसके बाद 1:38 और 56 सेकंड्स पर इंजन 2 का भी स्विच रन पर किया गया। प्लेन का ऑटोमेटिक फेडेक्स सिस्टम उन्हें दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। इंजन्स में थोड़ी हरकत हुई भी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। एल्टीट्यूड बहुत कम थी। थ्रस्ट पाने के लिए वक्त और ऊंचाई दोनों ही नहीं थे प्लेन के पास। फिर उसके बाद 1:39 और 5 सेकंड पर कैप्टन सबरवाल ने मेडे कॉल यूज किया। ये उनके आखिरी शब्द थे। और फिर ठीक 6 सेकंड बाद फ्लाइट 171 रनवे से सिर्फ 1.6 किलोमीटर की दूरी पर BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा। इस हादसे में प्लेन में सवार 241 लोग और जमीन पर मासूम 19 लोग मारे गए। टेक ऑफ, क्लियरेंस मिलने और इम्पैक्ट तक इस पूरी ट्रेजेडी को घटे हुए सिर्फ 2 मिनट से भी कम का टाइम लगा। तो अब हमारे सामने एक कठोर सच है, एक परफेक्ट क्यू, एक परफेक्ट दिन, एक ऐसी मशीन जिस पे भरोसा किया जा सकता था और 2 ऐसे स्विचेस जिसे गलती से हिलाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन फिर भी वो दोनों स्विचेस हिले। पर उन्हें हिलाने वाले ने एक शब्द तक नहीं कहा। क्यों? इस क्यों का जवाब उन बातों में शायद छुपा है जो CVR पर रिकॉर्ड हुई कि एयर इंडिया 171 के कॉकपिट में और उस टेंशन भरे लम्हों में असल में हुआ क्या था। एक हादसा 260 जाने और एक सवाल जो पूरी दुनिया पूछ रही, आखिर हुआ क्या था। अब वक्त है उन पे से पर्दा उठाने का, उन थ्योरीज से जिनके इर्द गिर्द इस हादसे की इन्वेस्टिगेशन घूम रही। हादसे के ठीक 1 महीने बाद 12 जुलाई 2025 को भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB ने अपनी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट ने कुछ चीजों को बिल्कुल साफ कर दिया। पहली, उन्होंने कंफर्म किया जो हमें पहले से ही पता थी, हादसे की शुरुआत दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विचेस के एक साथ मूव होने से हुई थी। दूसरी और बहुत इम्पोर्टेंट, उन्होंने कहा कि प्लेन का वेट, फ्यूल की क्वालिटी, टेक ऑफ से पहले इंजन्स की परफॉर्मेंस, सब कुछ नॉर्मल ऑपरेटिंग लिमिट्स के अंदर था। यानी क्रैश की वजह कोई आम गड़बड़ी नहीं। सच तो कहीं और,
किसी गहराई में छुपी हुई थी और इस रिपोर्ट ने 3 अलग-अलग और एक दूसरे से जुदा थ्योरीज को जन्म दिया। थ्योरी नंबर 1, डेलिब्रेट ह्यूमन एक्शन, इंसान का हाथ। ये सबसे सीधी और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थ्योरी है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ स्विचेस थे वो अपने आप नहीं हिले, उन्हें हिलाया गया कॉकपिट में मौजूद किसी ने, यानी कि पूरा ब्लेम दोनों पायलट्स के ऊपर डाला, ताकि अब तो वो जिंदा नहीं है और ना ही वो कोई सवाल कर पाए अपने बेगुनाही का। वाह क्या इंसाफ है। अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के एक फॉर्मल इंस्पेक्टर ने, डेविड सॉसी ने कहा कि जैसे कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि इन स्विचेस का अपने आप हिलना इट्स nearly impossible. Show you a picture now on the screen of what the locking feature is. It's just a little piece of metal that's flat on one side and it's rounded on the other. The switch now that is spring loaded gets grasped by the pilot's hands, it gets pulled out and it gets placed on top of that. इनके ऊपर लगे सेफ्टी गार्ड और स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म ये सुनिश्चित करते हैं कि इन्हें बंद करने के लिए एक सोची समझी डेलिब्रेट कोशिश लगे। पर अगर ये सच है तो ये एक और भी भयानक सवाल खड़ा करता है कि ऐसा किसने और क्यों। इसका जवाब हमें CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की एक चिलिंग ट्रांसक्रिप्ट से मिलता है। कॉकपिट में दोनों पायलट्स में से कोई एक बोलता है तुमने बंद किया, तो दूसरा पायलट बोलता है नहीं मैंने नहीं किया। जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए 2 पायलट्स के बीच का ये आखिरी कन्वर्सेशन था। इस केस का सबसे बड़ा एनिग्मा है एक पायलट दूसरे पायलट पर आरोप लगा रहा है, दूसरा साफ इनकार कर रहा है। क्या उन आखिरी पलों में इतने स्ट्रेस में एक पायलट से गलती हुई जिसे वो मान नहीं पाया, या फिर झूठ यहाँ कोई और बोल रहा है। ये थ्योरी इंसानी गलती या उससे भी ज्यादा किसी खतरनाक इरादे की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन अगर इंसान नहीं तो क्या मशीन ने ये खुद फैसला लिया? ये है थ्योरी नंबर 2, फेडक ट्रिगर ऑटोमेटिक शटडाउन। फेडक को आप इंजन का दिमाग समझ सकते हैं। ये प्लेन के हजारों सेंसर से डाटा लेकर इंजन को कंट्रोल करता है। इस थ्योरी के मुताबिक हो सकता है कि किसी फॉल्टी सेंसर ने फेडक को गलत डाटा भेजा और इस फेडक दिमाग को लगा हो कि इंजन में कहीं आग लग गया हो या कोई कैटास्ट्रॉफिक फेलियर हो गया हो और उसने सुरक्षा के लिए खुद ब खुद बंद कर दिया हो। और ये सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं, ऐसा पहले भी हो चुका है 2015 में। ऑल निप्पॉन्स एयरवेज की एक 787 फ्लाइट में ठीक यही हुआ था। एक फॉल्टी सेंसर की वजह से फेडक ने इंजन्स को बंद कर दिया। पर फ्लाइट 171 के केस इस थ्योरी के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। इन्वेस्टिगेटर्स को ब्लैक बॉक्स में एक भी फॉल्टी सेंसर की रीडिंग या फिर एरर कोड नहीं मिला। डाटा के अकॉर्डिंग प्लेन में हर सेंसर, हर सिस्टम परफेक्टली काम कर रहा था। तो फेडक यानी इंजन का दिमाग अपने आप ये कदम क्यों उठाए? इसलिए हम थ्योरी नंबर 3 पर आते हैं, द घोस्ट सिग्नल। और यहीं से आती है तीसरी और सबसे कॉम्प्लेक्स थ्योरी, द इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हाइपोथेसिस, या जिसे हम कह सकते हैं द घोस्ट इन द मशीन। इन्वेस्टिगेटर्स को प्लेन के मलबे में, खासकर उसके पिछले हिस्से यानी कि टेल सेक्शन में कुछ जले हुए कंपोनेंट्स में एक वायरिंग बंडल यानी तारों का गुच्छा जो आग से पूरी तरह से झुलसा हुआ। इस थ्योरी के मुताबिक हो सकता है कि प्लेन के पिछले हिस्से में एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट या चिंगारी से आग लगी। इन आग ने उन तारों को झुलसा दिया जिससे एक स्पूरियस सिग्नल या एक भूतिया सिग्नल पैदा हुआ। ये सिग्नल तारों के जरिए सफर करते हुए कॉकपिट पर पहुंचा और इंजन कंट्रोल यूनिट को
धोखा दिया। प्लेन के कंप्यूटर को लगा कि पायलट स्विच बंद करने का कमांड दी, जबकि पायलट्स ने कुछ किया ही नहीं। ये थ्योरी सीवीआर के पायलट के कंफ्यूजन को भी एक्सप्लेन करती है। उन्होंने सच में स्विच नहीं हिलाया था। उनके लिए भी ये उतना ही बड़ा झटका था, लेकिन ये अभी तक एक हाइपोथेसिस है, अनकन्फर्म्ड। जले हुए तारों और ब्लैक बॉक्स का डिटेल फॉरेंसिक एनालाइज अभी भी जारी है। सच उन्हीं जले हुए तारों के अंदर कहीं कैद है। तो हमारे पास अब 3 रास्ते। एक इंसान जिसने ये जानबूझकर या गलती से किया, एक मशीन जिसने बिना किसी वजह से अपने आप को बंद कर दिया, या एक आग जिसने एक भूतिया सिग्नल देकर सबको धोखा दिया। इन तीनों के बीच सच्चाई अभी भी धुंधली, लेकिन इस एक हादसे का असर सिर्फ इसकी इन्वेस्टिगेशन तक ही सीमित नहीं है। इसने पूरी एविएशन इंडस्ट्रीज में सेफ्टी को लेकर एक नई बहस। हर हादसा अपने बीच मलबा और सवाल नहीं छोड़ता, वो अपने पीछे छोड़ता है एक सबक। एयर इंडिया 171 की ट्रेजेडी ने पूरे एविएशन इंडस्ट्रीज को नींद से झिझोड़कर जगा दिया। हम देखेंगे कि उस एक हादसे ने आज और आने वाले कल की हवाई सुरक्षा को कैसे हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। हादसे के बाद 2 नामों पर सबसे ज्यादा प्रेशर था। बोइंग, जिसने एडवांस एयरक्राफ्ट को बनाया, और दुनिया भर की रेगुलेटरी अथॉरिटीज, जिनकी जिम्मेदारी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सवालों के घेरे में आई 2 चीजें। एक 787 फ्यूल कंट्रोल स्विच का डिजाइन, क्या इसे इस्तेमाल करना इतना आसान था कि गलती से भी ऑपरेट हो जाए? और दूसरा, प्लेन के कंप्यूटर का दिमाग, फेडक की लॉजिक, क्या उसके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इतने कमजोर थे वो एक अनजान सिग्नल पर भी इंजन के स्विच को ऑफ कर दिया? इसके जवाब में एयर इंडिया ने एक जिम्मेदार कदम उठाया। उन्होंने अपने सभी 787 विमानों की मैकेनिज्म की वॉलंटरी, यानी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। लेकिन आज अभी तक इतने बड़े हादसे के बाद भी किसी भी अथॉरिटीज ने इसे एक अनिवार्य, यानी कि मैंडेटरी डायरेक्टिव नहीं बनाया है। अभी भी फाइनल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस हादसे का एक इंसानी पहलू भी था। एयर इंडिया ने फौरन पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा, यानी कंपनसेशन फंड बनाया, और AAIB के इन्वेस्टिगेशन में पूरा कोऑपरेट किया। इधर भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, यानी कि DGC, एयरलाइंस की पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, यानी कि अतिरिक्त जांच और एडिशनल ऑडिट शुरू कर दी है। और अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, यानी कि NTCB, ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने मीडियाज को चेतावनी दी कि जल्दबाजी में पायलट पर कोई भी दोष ना डाले। उनका कहना था कि ये मामला उतना सीधा नहीं है कि, और पूरी जांच से पहले किसी नतीजे पर पहुंचना गलत। ये उन 2 पायलट्स के सम्मान में एक बहुत ही जरूरी कदम था, जो अब अपनी कहानी बताने के लिए यहाँ नहीं। तो इस पूरी जांच से, इस मंथन से आखिर क्या सबक निकले? एविएशन अथॉरिटीज ने 3 बड़े बदलावों पर अभी विचार कर रही है, जो भविष्य की उड़ानों को और सुरक्षित बना सकते हैं। पहला सबक, हार्डवेयर को बेहतर बनाना, फ्यूल कंट्रोल स्विच को रीडिजाइन करना, शायद ऐसा डिजाइन जिसे ऑपरेट करने के लिए ज्यादा जोर लगे, या फिर एक 2 स्टेप अनलॉकिंग स्टेप हो। पहला एक लॉक खोलो, फिर गार्ड उठाओ, तब जाकर स्विच ऑपरेट हो।
ताकि गलती की गुंजाइश ही खत्म हो जाए। दूसरा सबक, सॉफ्टवेयर को समझदार बनाना, फेडक के सिस्टम को एनहेंस करना, उसे ऐसी कमांड देना कि वो इंजन बंद करने जैसा बड़ा फैसला लेने से पहले एक नहीं बल्कि कई सेंसर से डाटा को क्रॉस वैलिडेट करे। अगर एक सेंसर गलत इशारा दे तो वो दूसरे सेंसर से सेकंड ओपिनियन ले। और तीसरा सबक, सबसे जरूरी सबक, इंसान को तैयार करना। पायलट्स के लिए सिमुलेटर्स ट्रेनिंग के अनिवार्य, ऐसी ट्रेनिंग जिसमें उन्हें ठीक इसी सिचुएशन का सामना कराया जाए। कम ऊंचाई पर दोनों इंजन्स का फेल हो जाना ताकि उनके दिमाग और हाथों को ऐसी अनहोनी से लड़ने की आदत हो और वो आखिरी कुछ सेकंड्स में सही फैसला ले पाए। एयर इंडिया 171 का हादसा एक दर्दनाक याद दिलाता है कि कैसे एक अनोखी घटना, एक ऐसी चीज जिसकी होने की कल्पना भी ना किया जा सके, दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट और सबसे अनुभवी क्रू पर भी भारी पड़ सकती है। आज भी फ्यूल कंट्रोल स्विचेस का मूव होने का आखिरी सच अनरिजॉल्व्ड है। वो एक राज है, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशंस का मकसद सिर्फ दोषी को ढूंढना नहीं है। इसका मकसद है उन अनमोल सबकों को हासिल करना जो इंजीनियरिंग, पायलट ट्रेनिंग और इमरजेंसी रिस्पॉन्स को बेहतर बना सके। उन 260 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की याद को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके सफर का अंत आने वाले लाखों करोड़ों सफरों की एक सुरक्षित शुरुआत बनाए।